कहते हैं कि अगर आपके पास 3 चीजें हो तो आप इस इंडस्ट्री में जगह आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला, कनेक्शंस होने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास कोई गॉडफादर होना चाहिए। और तीसरी चीज, आपकी जमा पूंजी। आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, उनके पास इंडस्ट्री में कनेक्शन के नाम पर था उनका सपना, जो हर बार इन्हें इस एक्टिंग के फील्ड से कनेक्ट करता था। गॉडफादर के नाम पर थी इनकी खुद की हिम्मत और इनका टैलेंट, जिसके दम पर इन्होंने इस इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल की। और तीसरी चीज, जमा पूंजी के नाम पर इनके पास था इनका 7 सालों का एक्सपीरियंस, जो इन्होंने थिएटर कर करके कमाया था। ये भले ही रिच आदमी नहीं होंगे, लेकिन एज एन एक्टर ये इतने रिच है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स इनके सामने पानी कम चाय हैं। बात करेंगे पप्पी जी, रज्जू और भाटी का किरदार निभाने वाले ब्रिलियंट एक्टर दीपक डोबरियाल की। दीपक डोबरियाल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अपने एक एक प्ले के लिए दीपक डोबरियाल हर रोज 15 किलोमीटर चलकर जाते थे। क्यों दीपक डोबरियाल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2 सालों तक राम गोपाल वर्मा के ऑफिस के चक्कर लगाए, और कैसे इंडस्ट्री के इस ब्रिलियंट एक्टर को भी इस इंडस्ट्री ने नहीं दिया उनका ड्यू क्रेडिट। दीपक डोबरियाल पहाड़ी है, वो उत्तराखंड के गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। जिस वक्त दीपक डोबरियाल 5 साल के थे तब उनके फादर दिल्ली मूव कर गए। यही कारण है कि उनकी अपब्रिंगिंग दिल्ली में ही हुई। दीपक डोबरियाल के फादर एक गवर्नमेंट ऑफिस में 2nd रैंक के ऑफिसर थे, और आगे चलकर दीपक डोबरियाल के फादर यही एक्सपेक्ट करते थे कि उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पर ही चले। एज एन स्टूडेंट दीपक डोबरियाल बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। 12th स्टैंडर्ड में उनकी परसेंट सिर्फ 56% बनी थी। जहां एक तरफ उनके सभी दोस्त इंजीनियरिंग और जर्नलिज्म में जा रहे थे, वहीं दीपक डोबरियाल को तो कहीं एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। हाँ, दीपक डोबरियाल स्पोर्ट्स में अच्छे थे, फुटबॉल बहुत खेल रहे थे। तब दोस्तों ने स्पोर्ट्स कोटे से दीपक डोबरियाल के एडमिशन करवाने की कोशिश की, लेकिन बाद में किसी ने सजेशन दिया कि क्यों कॉलेज में डिग्री लेकर कर भी क्या लोगे, आगे जाकर फिर कहीं मुश्किल आएगी, इससे अच्छा इस टाइम में कुछ सीख लो। दीपक डोबरियाल के दिमाग में ये बात जम गई और दीपक डोबरियाल ने यही किया। उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस का कोर्स कर लिया, और मीनवाइल दीपक डोबरियाल जब ये सोच रहे थे कि वो क्या करे, वो क्या चीज सीखे, तब उनके पिता चाहते थे कि या तो वो किसी कंपनी में किसी ऑफिसर के असिस्टेंट बन जाए या फिर टाइपिंग सीख ले। लेकिन दीपक डोबरियाल तो कुछ और ही करना चाहते थे। एक बार वो RLA कॉलेज गए, जहां पर एक प्ले होने वाला था। उस प्ले में उनके काफी दोस्त भी काम कर रहे थे। बकरी ये प्ले था, और तभी दीपक डोबरियाल ने भी इंटरेस्ट जताया कि वो भी इस प्ले में काम करना चाहते हैं। उस प्ले में उनका किरदार तो छोटा था, लेकिन नशा बहुत बड़ा वाला लग गया, एक्टिंग का नशा। यही वो टाइम था जब दीपक डोबरियाल ने अपने अंदर एक आग महसूस करी कि आगे जाकर उन्हें क्या करना है। ये चीज उन्हें यहीं पर क्लियर होना शुरू हो गई थी। उस दिन उस प्ले में करने के बाद दीपक डोबरियाल उस ग्रुप का एक हिस्सा बन गए। हमेशा उन्हीं दोस्तों के साथ उठने बैठने लगे और थिएटर और एक्टिंग के बारे में बातें सुनने लगे। कोई NSD के बारे में बात करता था, कोई FTII के बारे में बात करता था, कोई तब के बहुत बड़े थिएटर ग्रुप्स की बातें करता था। यानी कि दीपक डोबरियाल का माहौल वो थिएटर और एक्टिंग वाला बनता जा रहा था। इसी दौरान एक बार दिल्ली के मंडी हाउस में दीपक डोबरियाल ने एक प्ले देखा, और वो प्ले उन्हें इतना हिट कर गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपने आगे का जीवन एक्टिंग को ही समर्पित करेंगे। यही कारण था कि दीपक डोबरियाल ने वहां का थिएटर ग्रुप ही ज्वाइन कर लिया। मंडी हाउस से दीपक डोबरियाल का घर 15 किलोमीटर था। इनिशियली तो दीपक डोबरियाल अपनी रिहर्सल्स के लिए 15 किलोमीटर तक चल के जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्मार्टनेस से जो लोकल बस ड्राइवर और कंडक्टर था उससे पहचान कर ली, उसको अपने प्ले के कुछ फुटेजेस दिखा दिए, जिसके चलते वो बस ड्राइवर और कंडक्टर दीपक डोबरियाल के दोस्त बन गए, और वो दीपक से बिना टिकट लिए ही
मंडी हाउस छोड़ जाया करते थे। दीपक डोबरियाल को घर से मंडी हाउस आने तक का तो रास्ता मिल गया था, लेकिन अब जो थिएटर ग्रुप है उसमें अपनी पहचान कैसे बनाए ये रास्ता उन्हें अभी ढूंढना बाकी था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एक्टर्स थे, मंझे हुए कलाकार थे, रोल्स फिक्स थे, कैरेक्टर्स फिक्स थे। ऐसे में नए दीपक डोबरियाल अपनी जगह कैसे बनाए? और तब दीपक डोबरियाल ने अरविंद गौर, जो कि अस्मिता नाम का थिएटर चलाते हैं, उनसे बात की और कहा कि वो इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी एक एक्टर बनना चाहते हैं। इनिशियली तो अरविंद गौर दीपक डोबरियाल को कुछ काम नहीं दे पाए, लेकिन बाद में अरविंद गौर ने दीपक डोबरियाल के लिए एक काम ढूंढ लिया। ये काम था कि किसी भी एक्टर के नहीं आने पर उसका एडजस्टमेंट बनना। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई प्ले होना होता है तो किसी एक्टर के कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में उनकी एब्सेंस में वो कैरेक्टर दीपक डोबरियाल को निभाना पड़ता था। यही कारण था कि जब भी कोई प्ले हुआ करता था तो उसके हर एक कैरेक्टर की हर एक लाइन दीपक डोबरियाल को याद रखनी पड़ती थी। क्या पता कल कौन सा कैरेक्टर नहीं आएगा और कौन सा रोल दीपक डोबरियाल को करना पड़ जाएगा। तो इनिशियली दीपक डोबरियाल ने एक स्टेपनी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। वो हर प्ले को रटा करते थे, हर कैरेक्टर को समझा करते थे और सबकी लाइंस याद रखा करते थे। धीरे धीरे दीपक डोबरियाल अस्मिता ग्रुप का एक अहम हिस्सा बन गए और उन्होंने अपनी अच्छी खासी जान पहचान बना दी। दीपक डोबरियाल ने कुछ ही सालों में अस्मिता ग्रुप के साथ काफी बड़े प्लेस किए थे और थिएटर में दीपक डोबरियाल का नाम चलने लगा था। 6 साल तक दीपक डोबरियाल अस्मिता ग्रुप का हिस्सा रहे और 1 साल उन्होंने एक्ट 1 थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन किया। इस दौरान दीपक डोबरियाल के जो फेमस और पॉपुलर प्लेस थे वो थे तुगलक, रक्त कल्याण और अंधयुक्त। इसी दौरान दीपक डोबरियाल ने बवंडर नाम के टीवी सीरियल में भी काम किया, थोड़ा पैसा कमाया और यहीं से दीपक डोबरियाल को लगा कि थिएटर में इतना पैसा नहीं है, हाँ टीवी और फिल्मों में पैसा है। यही कारण था कि तब दीपक डोबरियाल ने अच्छा खासा थिएटर का एक्सपीरियंस लेने के बाद डिसाइड किया कि वो मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। दीपक डोबरियाल थिएटर को इतना टाइम दे चुके थे और इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि उन्हें इस बात का तो विश्वास था कि मुंबई जाते ही काम के लिए तो उन्हें स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें एक्टिंग भी आती है और उनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि भले ही कितने ही मंझे हुए कलाकार क्यों न हो, भले ही आप कितना ही सीख के क्यों नहीं आए हो, ये मुंबई आपकी परीक्षा जरूर लेती है। ऐसे ही आपको काम नहीं मिलता है। दीपक डोबरियाल यहाँ आ तो गए, लेकिन काम के लिए बहुत भटकना पड़ा। दीपक डोबरियाल कहीं भी ऑडिशन के लिए जाते थे तो उनकी लुक और अपीयरेंस देख के ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। उनका ऑडिशन तो लिया ही नहीं और ना ही किसी ने उनसे एक्टिंग करवाई। आदमी को देखते ही रिजेक्ट कर दिया करते थे। इसी दौरान दीपक डोबरियाल को पता चला कि राम गोपाल वर्मा करके जो डायरेक्टर है वो नए लोगों को चांस दे देते हैं, तो कैसे न कैसे वो राम गोपाल वर्मा तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन राम गोपाल वर्मा तब के बहुत नामचीन डायरेक्टर थे। ये बात है ईयर 2001-2002 की। तब दीपक डोबरियाल राम गोपाल वर्मा से मिलने के लिए और सिर्फ इसलिए कि राम गोपाल वर्मा की नजर एक बार उन पर पड़ जाए, 2 सालों तक लगातार उनके ऑफिस जाते रहे और हर बार उनके ऑफिस में जाकर अपनी पिक्चर्स ड्रॉप करके आते थे। दीपक डोबरियाल का कहना था कि हफ्ते में 2 दिन उन्होंने फिक्स कर दिए थे कि उन्हें राम गोपाल वर्मा के ऑफिस जाना है इन दिन और अपनी पिक्चर्स डाल के आनी है। ऐसा दीपक डोबरियाल 2 साल तक करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान दीपक डोबरियाल की मुलाकात हुई एक अपकमिंग डायरेक्टर से और उसने दीपक डोबरियाल को रोल ऑफर किया, मेन लीड का। दीपक डोबरियाल बहुत खुश हो गए कि फाइनली इतना इजीली उन्हें रोल कैसे मिल रहा है। तब दीपक डोबरियाल को पता चलता है कि ये जो डायरेक्टर है ये FTII का स्टूडेंट है और अपने FTII डिप्लोमा के एग्जाम के तहत उसे एक शॉर्ट फिल्म बनानी है और इस शॉर्ट फिल्म का हिस्सा वो दीपक डोबरियाल को बनाना चाहता था। दीपक डोबरियाल ने कहा कि मैं क्यों बनूं इस फिल्म का हिस्सा। तब उस डायरेक्टर ने बताया कि मैं जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्शन के लिए जाऊंगा और काम मांगूंगा तो यही शॉर्ट फिल्म और इस शॉर्ट फिल्म के जरिए आप भी कई प्रोडक्शन हाउसेस तक पहुंचोगे। ये बात दीपक डोबरियाल को पसंद आई और उन्होंने तब उस FTII स्टूडेंट के साथ शॉर्ट फिल्म की। इस तरह से इस दौरान दीपक डोबरियाल ने 10 से भी ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स कर ली थी। मुंबई में हर दिन रहना बोझ बनता जा रहा था। यहाँ के खर्चे बहुत ज्यादा है, उम्र बढ़ती जा रही थी और पिता का प्रेशर आ रहा था कि बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ ले, उम्र निकल गई तो ये जॉब भी नहीं मिलेगी। कुछ इस तरह की परिस्थितियां डोबरियाल के सामने आई।
वो चाहते तो छोटे मोटे किरदार भी कर लेते, लेकिन जिस बैकग्राउंड से वो आए थे वो बैकग्राउंड उन्हें ये अलाउ नहीं करता है कि वो इस तरह के रोल्स करे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े प्लेज और बहुत अच्छे किरदार निभा कर आए थे। इसीलिए इस इंडस्ट्री में वो एवं ही कुछ करने नहीं आए थे। इसी दौरान ईयर 2003 में दीपक डोबरियाल अपने एक दोस्त से मिलने गए जो कि मकबूल फिल्म पर काम कर रहा था, और उस दोस्त ने ही दीपक डोबरियाल की मुलाकात करवाई विशाल भारद्वाज से, और तब विशाल भारद्वाज ने अपनी फिल्म मकबूल में दीपक डोबरियाल को एक छोटा सा रोल ऑफर किया। हालांकि इस रोल के कोई डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन हाँ, एक ब्रिलियंट फिल्म का हिस्सा दीपक डोबरियाल तब बने थे, और यहीं से शुरुआत हुई उनके फिल्मी करियर की। लेकिन ये शुरुआत इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, बस मकबूल फिल्म में काम किया था और उसके बाद फिर से कुछ काम ही नहीं। इसके अलावा बॉम्बे समर में भी एक छोटा सा किरदार दीपक डोबरियाल ने निभाया। दीपक डोबरियाल स्ट्रगल कर रहे थे, फैमिली का प्रेशर बराबर आ रहा था, और अब फैमिली सिर्फ काम के लिए ही प्रेशर नहीं कर रही थी, बल्कि इमोशनली भी फैमिली ने दीपक डोबरियाल को मुंबई से तोड़ने की कोशिश की। उनकी मॉम की तबीयत काफी खराब हो गई, और दीपक डोबरियाल अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्लोज थे अपनी मॉम के ही। दीपक डोबरियाल अपनी मॉम के साथ वक्त तो गुजारना चाहते थे, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करना चाहते थे। तब थोड़े टाइम तक दीपक डोबरियाल ने दिल्ली और मुंबई के बीच में आना जाना रखा, और उसी दौरान दीपक डोबरियाल को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली भी ओमकारा फिल्म में विशाल भारद्वाज से। दीपक डोबरियाल की किस्मत चमकी ईयर 2006 में, जब विशाल भारद्वाज ने बनाई फिल्म ओमकारा, और इस फिल्म में दीपक डोबरियाल ने निभाया रज्जू का किरदार। और शायद विशाल भारद्वाज ने दीपक डोबरियाल की कास्टिंग एकदम परफेक्ट की थी कि दीपक डोबरियाल ने इस एक रोल से पूरी पॉपुलैरिटी और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। किरदार कोई भी हो, उन्होंने इस कैरेक्टर में जान फूंक दी, और उनको इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का स्पेशल मेंशन अवार्ड भी दिया गया। दीपक डोबरियाल को इस फिल्म ने ओवरनाइट स्टार बना दिया था। ओमकारा फिल्म से जो सक्सेस मिली, उससे दीपक डोबरियाल की फैमिली भी सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ, हमारे बच्चे ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमा लिया। और सबसे अच्छी बात उनके लिए ये हुई कि उनकी सक्सेस का हिस्सा उनकी मॉम ने भी देखा। 2006 में ओमकारा रिलीज हुई, और 2007 में दीपक डोबरियाल की मॉम की डेथ हो गई। और इसके बाद दीपक डोबरियाल बॉलीवुड की फिल्मों में फ्रीक्वेंटली नजर आए और अपनी प्रेजेंस को नोट करवाते थे। दीपक डोबरियाल फिर नजर आए हमें दिल्ली 6 में। इस फिल्म में उन्होंने एक शॉपकीपर का रोल किया था जो अपनी गोट से इमोशनली अटैच्ड है। फिर वो नजर आए गुलाल फिल्म में, भाटी का किरदार निभाया था और के मैनन के राइट हैंड का काम किया था। 2010 में दीपक डोबरियाल एक बहुत ही अच्छी फिल्म में नजर आए। ये फिल्म थी दाएं या बाएं, और इस फिल्म में उन्होंने रमेश मजीला का रोल निभाया था। ये फिल्म कम ही लोगों ने देखी, लेकिन जिसने भी ये फिल्म देखी, लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई। और इसी दौरान दीपक डोबरियाल को याद किया राम गोपाल वर्मा ने भी, और राम गोपाल वर्मा ने दीपक डोबरियाल को अपनी फिल्म में इतना जबरदस्त किरदार दिया कि उनके मुंबई में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे। जी हाँ, ये फिल्म थी नॉट अ लव स्टोरी, और वो दीपक डोबरियाल जो कुछ सालों पहले राम गोपाल वर्मा के ऑफिस के चक्कर काट रहे थे काम के लिए, उस राम गोपाल वर्मा ने जब टाइम आया तो वाकई में दीपक डोबरियाल को काम दिया अपनी फिल्म में। और इसी साल दीपक डोबरियाल नजर आए हमेशा पॉपुलर कर देने वाले कैरेक्टर पप्पी जी के रूप में। जी हाँ, तनु वेड्स मनु फिल्म में आनंदल राय ने दीपक डोबरियाल को जब ये रोल ऑफर किया था, तब उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि स्टोरी की थीम ऐसी थी, वही शादी वही घर वाले, उसमें भी दीपक डोबरियाल का सपोर्टिंग कैरेक्टर क्या खास कर लेते। लेकिन जब ये फिल्म बनी और दीपक डोबरियाल को जो तारीफ मिली, उस बात से उन्हें क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए इनिशियली उनका परसेप्शन और उनका सोचना गलत था। पप्पी जी की छाप दीपक डोबरियाल के साथ ऐसी चिपकी कि दीपक डोबरियाल को ज्यादातर लोग दीपक नाम से कम और पप्पी जी नाम से ज्यादा जानने लगे। दीपक डोबरियाल कहते हैं कि वो एक जैसे रोल्स नहीं करना चाहते हैं, वो अलग अलग रोल्स करना चाहते हैं। तनु वेड्स मनु में पप्पी जी का किरदार निभाने के बाद दीपक डोबरियाल को 150 ऐसी फिल्में ऑफर हो गई जिसमें उन्हें सेम यही कॉमिक किरदार निभाना था, और दीपक डोबरियाल ने इन सभी किरदारों को रिजेक्ट किया था। और तब दीपक डोबरियाल के लिए लोगों ने कहा कि ये एक्टर तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन दीपक डोबरियाल का मानना है कि वो काम पैसों के लिए नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो काम करना चाहते हैं एज एन एक्टर रिच बनने के लिए, अलग अलग कैरेक्टर्स निभाने के लिए। अगर पैसों के लिए काम करना होता तो शायद वो इतने टाइम स्ट्रगल नहीं करते ओमकारा फिल्म के लिए। तनु वेड्स मनु रिटर्न, दबंग 2,
देन केम हिंदी मीडियम। इस फिल्म के लिए भी दीपक डोबरियाल को काफी तारीफ मिली। इस फिल्म में दीपक डोबरियाल का जो लुक है, उनके हेयर बहुत ही शॉर्ट है। एक्चुअली इसी दौरान दीपक डोबरियाल ने कलाकांडी करके फिल्म साइन कर ली थी, जिसमें उनका बाल्ड लुक था, इसीलिए उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया था। और जब हिंदी मीडियम के डायरेक्टर ने दीपक डोबरियाल को इस लुक में देखा तो वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि अब उनकी फिल्म कैसे शूट होगी। तब दीपक डोबरियाल ने ही सजेस्ट किया कि मेरा लुक इस फिल्म में भी आप ऐसा ही रख लो, और अगर लगता है तो हम एक लुक टेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टर ने लुक टेस्ट किया, डायरेक्टर को दीपक डोबरियाल पसंद आए, और फाइनली कलाकांडी के साथ साथ ही दीपक डोबरियाल ने हिंदी मीडियम की भी शूटिंग की, और इस फिल्म में भी दीपक डोबरियाल के किरदार को काफी पसंद किया। लाल कप्तान, कामयाब, अंग्रेजी मीडियम, दीपक डोबरियाल अलग तरह की फिल्में करते हैं और उनके किरदार को वो हमेशा हट के प्रेजेंट करते हैं। सामने स्टार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को स्टार मानते हैं और उसी हिसाब से उस किरदार को निभाते हैं। जिस फिल्म में भी काम करते हैं, उस फिल्म में वो अपनी छाप छोड़ते हैं। बीइंग एन आउटसाइडर, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद दीपक डोबरियाल ने अपने करियर को बहुत ही पेशेंटली जिया है और सक्सेस के लिए बहुत ही इंतजार किया है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े हैं। दीपक डोबरियाल का करियर वाकई में एक मिसाल देने लायक है। हाल ही में जब बॉलीवुड में इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स, बड़े स्टार्स छोटे स्टार्स की बात हुई, तब दीपक डोबरियाल ने बिना कुछ कहे अपनी कुछ ब्रिलियंट फिल्मों के पोस्टर्स शेयर किए। दीपक डोबरियाल बॉलीवुड की उन फिल्मों का हिस्सा है जिन फिल्मों को बता के हम बॉलीवुड की पहचान बताते हैं, भले ही वो ओमकारा फिल्म हो, गुलाल फिल्म हो, अंग्रेजी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो। दीपक डोबरियाल इन सभी फिल्मों का हिस्सा तो थे, लेकिन किसी भी फिल्म के पोस्टर पर उनका नाम नहीं था, और ना ही जब इन फिल्मों के बारे में कुछ भी बात शेयर की जाती है तो जिन एक्टर्स को टैग किया जाता है उसमें दीपक डोबरियाल को कभी टैग नहीं किया गया। तो यही कारण है कि दीपक डोबरियाल ने अपनी इन सभी फिल्मों के पोस्टर्स को शेयर करके ये कहा कि हमारे साथ तो ये भेदभाव सालों से होता आ रहा है, लेकिन हमें तो शिकायत करने का भी मौका नहीं मिला। कुछ इस तरह से दीपक डोबरियाल ने बहुत ही सोच समझकर इस इंडस्ट्री की सच्चाई कह दी थी, बिना किसी को पॉइंट आउट किए। बहुत दुख होता है ये देखकर कि हमारी इंडस्ट्री में इतने ब्रिलियंट एक्टर है, लेकिन शायद हमारे पास इतनी रिच स्क्रिप्ट ही नहीं है कि इन एक्टर्स को यूज कर पाए। कितना टैलेंट तो इसी तरह से वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्में लिखी ही नहीं जाती है। आजकल तो फिल्में ऐसी लिखी जाती है कि सलमान खान को लेना है फिल्म में और अब स्टोरी बनानी है। आजकल तो फिल्में ऐसे लिखी जाती है कि हीरो होंगे अक्षय कुमार और अब फिल्म को लिखो, यानी कि स्टार ओरिएंटेड फिल्म हो गई है, क्योंकि इन स्टार्स के साथ करोड़ों में पैसा जुड़ा होता है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की गणित लगती है कि अगर अक्षय कुमार फिल्म में होगा तो फर्स्ट वीकेंड पर इतना कमा लेगी फिल्म, और अगर सलमान खान फिल्म में होगा तो फर्स्ट वीकेंड में इतने करोड़ आ जाएंगे। यही कैलकुलेशंस आजकल फिल्मों का हिस्सा बन गई है, और इसीलिए ब्रिलियंट होने के बावजूद कई बार इन एक्टर्स के पास काम ही नहीं होता है, क्योंकि फालतू काम ये करना नहीं चाहते, और जो दमदार रोल्स होते हैं वो तो स्टार्स को मिल जाते हैं। वी होप कि हमारी इंडस्ट्री का समय बदले और दीपक डोबरियाल जैसे एक्टर्स के काम की कद्र की जाए। दीपक डोबरियाल इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से एक हैं जो बस किरदार निभाते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। बाकी इस इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, चमचागिरी, इन सब चीजों से वो दूर ही रहते हैं। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो दीपक डोबरियाल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और अगर उनकी वाइफ की बात की जाए तो उनकी वाइफ से उनकी मुलाकात हुई थी ओमकारा फिल्म के सेट पर, जहां दीपक डोबरियाल उस फिल्म में काम कर रहे थे। उसी फिल्म पर उनकी वाइफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी। इनफैक्ट जब दीपक डोबरियाल को विशाल भारद्वाज इस फिल्म के लिए कास्ट कर रहे थे, तब उनकी वाइफ ने दीपक डोबरियाल को रिजेक्ट भी कर लिया था, लेकिन हाँ, ताउम्र उनकी वाइफ ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। दीपक डोबरियाल की वाइफ का नाम है लारा, और आज दीपक डोबरियाल अपने बच्चों और लारा के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। दीपक डोबरियाल ने बहुत प्यारी फिल्में की है और हर एक किरदार बहुत जबरदस्त है। उनकी कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वैसे मुझे पता है कि पप्पी जी नाम ज्यादा आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आपको दीपक डोबरियाल का कोई और भी किरदार पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।